ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू। पहले मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा अपने शैलेश विश्वकर्मा जी से, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं, कि सर का पहले परिचय दें, क्योंकि सर आज 2-3 साल बाद आए हैं। लोग हाँ बहुत लोग नए हैं जो साहब को नहीं जानते, आज के गुरु को नहीं जानते। थोड़ा सा परिचय दे दें सर का, उसके बाद हम लोग फिर प्रारंभ करते हैं सर, रिक्वेस्ट करके। सभी को नमस्कार। और अमित खंडेलवाल जी, आपका प्रश्न रह गया कि देर आए थोड़ा सा लीटर में पूछ लीजिएगा आप हैं। अब हमारे बीच में आज हमारे गुरु आदरणीय श्री दीपक कुचेरिया जी हैं, और उनका परिचय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप पिछले 9 वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप जीएसटी, सेवा कर और सीमा शुल्क में आपके पास काफ़ी अनुभव है। आपके पास NISM से प्रमाण पत्र है। आपने बीकॉम ऑनर्स किया है। आपका जो मुख्य रूप से जो जहाँ पर आप कार्य करते हैं वो है अप्रत्यक्ष कर में परामर्श और मुकदमेबाजी। उसके बाद अप्रत्यक्ष कर में कैसे काम किया जाए, विभागीय लेखा परीक्षा, तलाशी और जब्ती में सहायता करते हैं आप। लेखा परीक्षा यानी ऑडिट भी करते हैं। आपके पास मुख्य रूप से टैक्स अनुपालन के मामले, रिफंड के मामले, लेखा परीक्षा के मामले आपका ज़्यादा हैं। आप अग्रणी फर्मों के साथ काम कर चुके हैं, जैसे अर्नेस्ट यंग LLP। वर्तमान में आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म दीपक कुचरिया निवेश चला रहे हैं। आपने अप्रत्यक्ष कर के मामलों में विभिन्न पहलुओं में टूर एंड ट्रेवल, निर्माण, बैंकिंग आदि जैसे उद्योगों में विभिन्न राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सलाह दी है। आपने टूर एंड ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन के लिए प्रतिनिधित्व का मसौदा तैयार किया है। आपने अपील, SC और ज्ञापनों के जवाब तैयार करने में कई कर पेशेवरों की सहायता करी है। और ऐसी ही सहायता और ऐसे ही ज्ञान की उम्मीद हम आज आपसे कर रहे हैं कि आज आप हमारे बीच में आकर हम सभी के सवालों का जवाब देंगे और हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। आदरणीय दीपक कुचरिया सर, अब आपसे निवेदन है कि अपना उद्बोधन शुरू करें। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप म्यूट। माइक्रोफोन आपका ऑफ है। सॉरी सर। थैंक यू सो मच शैलेश सर। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और हर्ष सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर से इतना मान सम्मान मिलता है, मतलब मैं इतना छोटा होते हुए भी सर हमेशा मेरे को गुरु जी बोलते हैं, जबकि गुरु जी तो हमारे हर्ष सर हैं। तो सर सर, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका सर, कि आप अपने जितने भी स्पीकर्स होते हैं सर उनका बहुत सम्मान करते हैं सर। यदि हम तो शिष्य हैं तो स्टूडेंट है सर, तो स्टूडेंट की औकात में रहेंगे हम। तो सर वैसे तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि जितने भी हमारी ऑडियंस है सारे मेरे सीनियर्स हैं। तो डेफिनेटली सबकी नॉलेज और एक्सपीरियंस तो सर मेरे से बहुत ज्यादा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जितनी नॉलेज है मैं वो आप सबसे शेयर कर पाऊँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी में जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं। अब चाहे वो सर्कुलर्स के माध्यम से हुई हो, एडवाइजरीज आई हैं, नोटिफिकेशंस आई है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी मैं देख रहा था कि हमारे पैनल में जो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि अभी एमनेस्टी स्कीम में कैसे आगे बढ़ा जाए। हर सर ने भी अपनी भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज वगैरह बताई, और अंकित सर गाइड भी कर रहे थे। तो एक बार हम लोग लीगल प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। सर एमनेस्टी स्कीम जो आया है वो सेक्शन 128A से इंट्रोड्यूस किया गया है, फाइनेंस एक्ट 2024 से। उसमें बेसिकली जो मुद्दा ये है कि स्टार्टिंग से जब जीएसटी आया था तो स्टार्टिंग में जाने अनजाने में लोगों से बहुत गलती हुई। जैसे इनवॉइसेस को बाद में रिफ्लेक्ट किया गया, रिटर्न्स लेट फाइल हुई, ये सब चीजें काफी सारी हुई हैं। तो जिसके लिए अब एक एमनेस्टी स्कीम लाई गई कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आपसे सिर्फ टैक्स का अमाउंट लेंगे, अगर उस पर आपकी कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर लग रही है तो आपकी वो माफ कर दी जाएगी। ये होगी मोटी मोटी बात। अब डिटेल में जाते हैं कि पीरियड कौन सा कवर किया। उन्होंने पीरियड कवर किया 17-18 से 31 मार्च 20।
उसके बाद इन्होंने माना कि अब लोग सब समझदार हो गए हैं, 31 मार्च तक, 20 तक ही हम लोग रिलैक्सेशन देंगे, उसके बाद हम लोग रिलैक्सेशन नहीं देंगे। जो सिनेरियोज कवर्ड हैं कि या फिर तो फर्स्ट सिनेरियो जिसमें कि सेक्शन 73 का नोटिस इशू कर दिया गया, परंतु ऑर्डर पेंडिंग है। प्रैक्टिकली ये सिनेरियो अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जो भी अपने 17, 18, 18, 19, 19, 20 के जो भी ऑर्डर्स थे वो सारे पास हो चुके हैं, सारे टाइम बार हो चुके हैं, तो प्रैक्टिकली ये केस अभी बनता नहीं है। जो केस 2 और केस 3 है वो अभी बनते हैं, जिसमें कि सेक्शन 73 का ऑर्डर इशू कर दिया गया है, और अभी एपेलेट अथॉरिटी का अपील जो है वो पेंडिंग है, या फिर एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर पास हो चुका है, ट्रिब्यूनल का पेंडिंग है। एक बात इसमें जरूर ध्यान रखें कि जो हम ये कह रहे हैं कि अपील फाइल नहीं हुई है, बेसिकली फाइल नहीं हुई है, अगर कहीं पे भी पेंडिंग है, यानी यदि आपने अपील फाइल कर दिया और उसका ऑर्डर आना बाकी है, तो हम लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो दो तरीके हैं हमारे पास, या फिर तो जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या अपीलेट अथॉरिटी, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर पास किया जाए ताकि हम लोग इस स्कीम में जा सकें, या फिर हमें वो अपनी अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो जो हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहां पे हम लोगों को कम से कम जो एप्लीकेशन हमने विड्रॉल की डाली है हमें वो तो देनी ही पड़ेगी, हो सकता है क्योंकि उसका ऑर्डर लेट आएगा, और जब ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोगों को वो भी वहां पे सबमिट करनी होगी। अब जो हमें इसमें पेमेंट करनी है, ये स्कीम में हम लोग एलिजिबल तभी हैं जब टैक्स का पूरा अमाउंट पेड हो जाए। तो वो पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं? जो केस 1 है उसमें पेमेंट होगी DRC 03A से। अगर DRC 03 से पेमेंट हो चुकी है तो एक फॉर्म है DRC 03A, जिसके थ्रू हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये पेमेंट सेट ऑफ हो गई है इससे, और इसके माध्यम से हम लोग इस स्कीम में जाना चाह रहे हैं। जो केस 2 और केस 3 है, वहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के थ्रू से हम लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पेमेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? वो पेमेंट दोनों तरीके से हो सकती है, कैश लेजर से भी हो सकती है और क्रेडिट लेजर से भी हो सकती है। डिटेल में हम लोग थोड़ा उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एक बार इसका फ्लो ऑफ प्रोसीडिंग्स देख लेते हैं कि हम लोग कब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, नोटिस का क्या पॉइंट है, और ऑर्डर्स कब आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हम लोगों को जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो 31 मार्च 2025 तक करनी है, और बीइंग एलिजिबल फॉर दिस एमनेस्टी स्कीम। 31 मार्च 2025 के 3 महीने के अंदर अंदर हमें एमनेस्टी स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। फॉर्म यही है ऊपर। अगर हमारा केस 1 है तो SPL 1, और केस 2 और केस 3 में SPL 2 के थ्रू हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है या उसको कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसे नोटिस इशू करना होगा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और फिर उसका रिप्लाई हमें देना होगा 1 महीने के अंदर अंदर। हमें 1 महीने का समय मिला है। उस रिप्लाई को पढ़ने के बाद जो प्रॉपर ऑफिसर के पास ऑर्डर इशू करने का समय है वो है 3 महीने का, और यदि अगर कोई रिप्लाई नहीं करता है तो फिर 4 महीने का समय मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, तब उनको ऑर्डर पास करना है। तो मोटा मोटा अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो अगले साल जनवरी 2026 तक ये सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। सेकेंड सिनेरियो, अगर मान लो कि उसे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तब तो SPL 1 या SPL 2 जो भी फाइल करा जाएगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। जो अभी हमने डिस्कस करा कि यदि हमारी कहीं पे अपील वगैरह पेंडिंग है तो हमें उसकी विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन फाइल करते वक्त हमने उसकी एप्लीकेशन की डिटेल तो सबमिट करनी है, ARN भी करेंगे हम लोग और उसके डॉक्यूमेंट भी अटैच करेंगे, बट जो फाइनल ऑर्डर आया है वहां से हमें वो भी सबमिट करना होता है। तो ये जो टाइम लिमिट है ऑफिसर की, जो SPL 05 या SPL 07 में फाइनल ऑर्डर इशू करने की, उसमें उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके लिए वो टाइम बार नहीं होगा, क्योंकि यदि अगर ये विद इन टाइम लिमिट्स अगर ऑफिसर कोई ऑर्डर इशू नहीं करता है तो फिर ये डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा, और असेसी के बेनिफिट में एमनेस्टी स्कीम उसको मिल जाएगी। अब इस एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड सर्कुलर आया है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को एड्रेस किया गया था।
हम एक बारी वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला इशू ये है कि सेक्शन 128 ए आने से पहले ही जो लिटिगेटेड टैक्स अमाउंट था वो पूरा पे हो चुका है। तो क्या उसमें हम लोग इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो आंसर है यस, हम लोग उसमें जा सकते हैं। कोई भी पेमेंट जो 31 मार्च 2025 तक हो जाए, चाहे वो DRC 03 के थ्रू हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर के थ्रू हो, वो सारी की सारी कंसिडर होगी और एलिजिबल है। सेकंड पॉइंट, यदि मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई टैक्स डिमांड है, लेकिन किसी और पर्सन से, फॉर एग्जांपल आपके रेसिपिएंट से, अगर वो रिकवरी कर ली जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो क्या वो माना जाएगा कि जो टैक्स की पेमेंट की कंडीशन है कि क्या वो फुलफिल हो गई है? तो आंसर है यस। अगर टैक्स की रिकवरी किसी और से भी की जा रही है, तो भी वो मान लिया जाएगा कि आपका टैक्स पेड है और आप इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए जा सकते हैं आगे। अब एक क्वेरी ये आई कि जब ऑर्डर स्टार्टिंग में पहले पास हुआ, तो इवन उस टाइम पे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी पे कर दिया गया था। तो क्या अब हम लोग उसका वेवर के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग नहीं जा सकते हैं यदि पहले अगर हम लोग कोई भी लाइबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अगर हम लोग पे कर चुके हैं, तो अब हम लोग एमनेस्टी स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि टैक्स तो पेड था, जो नोटिस आया सेक्शन 73 में वो आया केवल और केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए। तो क्या उस केस में हम लोग एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? तो क्वेश्चन है कि यस, हम लोग कर तो सकते हैं, बट जो इंटरेस्ट और पेनल्टी आई आई है, अगर वो आई है सेल्फ असेस लायबिलिटी की वजह से, जैसे कि यदि हम लोगों ने रिटर्न ही लेट फाइल करी, या फिर हम लोगों ने कुछ इनवॉइसेस लेट रिपोर्ट करे, वो बेसिकली सेल्फ असेस्ड लायबिलिटीज में काउंट होंगी और उनकी रिकवरी डायरेक्टली सेक्शन 75 में सबसेक्शन 12 में होती है। तो उस केसेस के लिए फिर हम लोग इसमें नहीं जा पाएंगे, एमनेस्टी स्कीम के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। क्या हम लोग पार्शियल वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के लिए जा सकते हैं? तो आंसर ये है कि हम लोग नहीं जा सकते इसमें। इसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 128(1) क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डिमांडेड इन द नोटिस स्टेटमेंट ऑर्डर इज पास्ड। तो जो टैक्स का जो अमाउंट है, हमें वो तो पूरा पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर नोटिस में दो इश्यूज है। फॉर एग्जाम्पल एक तो मान लीजिए कि GSTR 2A में इनपुट नहीं आ रहा था, तो इनपुट आपका डिसअलाउ किया गया, और कुछ आपके आउटपुट लायबिलिटी के मिसमैचेस थे। तो आप मान लीजिए कि 2A वाला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट GSTR 1 के जो डिफरेंसेस थे वो आप सब्सटेंशिएट कर देते कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें हमें इसकी डिमांड नहीं पे करनी है। तो उन केसेस में भी ये बोला गया कि सर, अगर हमें एमनेस्टी स्कीम में आना है, तो हमें वो दोनों इश्यूज टैक्स की लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही है कि हमें ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट बड़ा है, जिसकी वजह से कि मैं टैक्स के भी अमाउंट पे कर दूं, या फिर मुझे अपने टैक्स के अमाउंट को भी बचाना है और मैं उसको आगे लिटिगेशन में लेके जाऊं। तो वो हम सभी प्रोफेशनल्स को एक बार इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि अभी काफी सारे ऑर्डर्स पेंडिंग है, चाहे वो एपेलेट अथॉरिटी के लेवल पे ही हो, वहां से ऑर्डर्स पास होने काफी बाकी है। और वो अभी तक एक तरीके से अपने डिस्क्रिप्शन पे ही चल रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स पास कब करने हैं। तो वो हमें काफी ज्यादा इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि हमें अ, किस रूट पे हमें जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक नोटिस में मान लीजिए कि मल्टीपल पीरियड्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल अगर किसी असेसी का ऑडिट हुआ, सीधा 5 साल का ऑडिट हो गया, बट जो हमारी एमनेस्टी स्कीम है वो तो हमारे फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक अवेलेबल है, 17-18, 18-19, 19-20, 3 साल के लिए है। तो उन केसेस में क्या होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता? उन्होंने बोला ये सब एलिजिबल तो हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी के वेवर के लिए, लेकिन बस खाली उतने ही पीरियड के लिए जो कि 19 और 20 तक के हो। बाद वाले पीरियड के लिए आप एमनेस्टी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और सेकेंडली, टैक्स तो आपको पूरा पे करना ही करना है। तो इसमें क्या होगा
जब हम लोग एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो अगर असेसी ऑफिसर हमारी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड होता है तो वो ऑर्डर पास करेगा, 3 सालों का हमें वेवर दे देगा, और जो रिमेनिंग लाइबिलिटी बचेगी वो हमें पे करनी है। और पे करने का भी टाइम लिमिट उन्होंने दिया हुआ है कि हमें विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर हम लोगों को पेमेंट करनी है। अगर हम लोगों ने वो पेमेंट नहीं करी, जो ऑर्डर है वो वॉइड हो जाएगा और जो वेवर जो हम लोगों को मिला था वो पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे ऊपर मल्टीपल पीरियड्स इन्वॉल्व थे, अब क्या होगा कि अगर मल्टीपल इश्यूज इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने इनपुट की बात करी, जीएसटीआर 2A का मैटर है, जीएसटीआर 1 की मिसमैचेस हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर आरएनएस रिफंड का भी इशू है, अगर मल्टीपल इश्यू से रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही नोटिस आया है, तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं? अगेन द आंसर इज यस, हम लोग एलिजिबल तो हैं। लेकिन जो आरएनएस रिफंड से रिलेटेड जो हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा वो वेव ऑफ नहीं हो सकता। अब लेट्स से कोई ऑर्डर पास हुआ और ऑर्डर असेसी के फेवर में पास हुआ, बट जो डिपार्टमेंट है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो रिव्यू अथॉरिटी है अगर वो कोई अपील फाइल कर देती है और उसमें अगर कोई नेगेटिव ऑर्डर्स वगैरह आता है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर हमारी इसमें एमनेस्टी स्कीम में एलिजिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी? इन केसेस वेयर डिपार्टमेंट हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर मेंशन्ड इन सेक्शन 128 क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी, बेसिकली जो एपेलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल के जो ऑर्डर्स हैं, तो वहां पे अगर अपील फाइल करी गई है और वहां पे अगर डिमांड को बढ़ा दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि एक जो ये हमारा SPL 5 में ऑर्डर इशू हो गया और उससे सेटिस्फाइड नहीं है एपेलेट अथॉरिटी, और उसने उसके अगेंस्ट में रिव्यू रिव्यू अपील फाइल कर दी, और उसमें अगर ये आ जाता है कि हमारी टैक्स डिमांड बढ़ गई है, तो क्या होगा? ऑल्दो जब आप जब आपने एमनेस्टी स्कीम फाइल करी, उसमें आपका ऑर्डर आया, आपने सब कुछ सेटल कर दिया, लेकिन अगर इवन उसके बाद भी अगर डिपार्टमेंट चाहे तो उसकी रिव्यू कर सकती है, लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है, और अगर वो लाइबिलिटी बढ़ गई तो हमारी मजबूरी है, हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की। अदरवाइज हमारा इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर खत्म हो जाएगा। ये एक और काफी हार्श प्रोविजन है, क्योंकि हम लोग एक चीज को ऑलरेडी सेटल करते हुए पीछे से आ रहे हैं, और आगे जाके हमें ऐसा पता लगता है कि हमारी टैक्स डिमांड और बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपकी टैक्स डिमांड और बढ़ रही है तो आप अपील कैसे फाइल करेंगे उसकी? क्योंकि आप एमनेस्टी स्कीम में आ चुके थे, हम लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर ले चुके हैं, तो हम लोग उसको कैसे अपील फाइल करेंगे? जो मैं इसकी कुछ स्पेसिफिक लाइंस को रीड कर रहा हूँ। It becomes clear that even in cases where an order in form GST SPL 5 or SPL 6 has been issued, the conclusion of the said proceedings will be subject to the condition that the taxpayer pays the additional tax amount as determined by the appellate authority or the appellate tribunal or the court or the revisional authority by an order issued in the matter of appeal filed by the department within a period of 3 months from the date of such order enhancing the tax liability। तो सर एक ये मजबूरी है, हमें एमनेस्टी स्कीम में जाने के बाद भी हो सकता है कि एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी। फिर एक पॉइंट यह आया कि अगर किसी मैटर के अगेंस्ट में अगर हम लोग SLP फाइल कर चुके हैं तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं? तो आंसर है यस। अगेन हम लोगों को जो SLP है वो विड्रॉ करनी पड़ेगी, एंड देन वी कैन कम टू एमनेस्टी स्कीम। क्या हम लोग IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए भी एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं? तो यस, जा सकते हैं। जो IGST के और जो कॉम्पनसेशन के जो इनेबलिंग प्रोविजंस है, थ्रू विच सेक्शन 128 इज आल्सो एप्लीकेबल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग IGST और कॉम्पनसेशन सेस के लिए भी हम लोग एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं। अगर कोई ट्रांजिशन क्रेडिट का यानी कोई ट्रान 1 ट्रान 2 का मैटर है, उसमें भी अगर कोई हमारी इंटरेस्ट पेनल्टी की लाइबिलिटी है, तो क्या हम लोग उसके लिए जा सकते हैं? यस, हम लोग उसके लिए भी जा सकते हैं। देन द क्वेश्चन कम्स whether section 128A will cover waiver of penalties under other provisions, late fees, redemption, fine, etc. तो पेनल्टीज अलग अलग सेक्शंस में जो इन्वॉल्व है,
क्या हम सभी पेनल्टीज के लिए वेवर के लिए जा सकते हैं? तो आंसर इज यस, कि हम लोग जा सकते हैं, चाहे वो सेक्शन 73 की हो पेनल्टी, 122 की हो या 125 की हो, उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन है लेट फीस का या रिडेम्पशन फाइन का, तो उसके लिए एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल नहीं है। जो हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम लोग आईटीसी को यूटिलाइज करके पेमेंट कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम लोग आईटीसी को भी यूटिलाइज करके पेमेंट कर सकते हैं। बट अगर आरसीएम है तो डेफिनेटली हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के थ्रू ही पेमेंट डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। फर्दर, वेयर द अमाउंट हैज टू बी पेड फॉर डिमांड ऑफ एरनस रिफंड, अगर रिफंड हमें एक्सेस मिला था, देन ऑल्सो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के थ्रू ही कैश लेजर से बेसिकली हमें टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्या आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट के लिए भी एमनेस्टी स्कीम अवेलेबल है? उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए फिर कस्टम्स एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, एंड एमनेस्टी स्कीम इज अंडर जीएसटी। सो इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी लग रहा है उसके लिए अवेलेबल नहीं है। एक सेक्शन 16 में सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस करे गए थे। रीजन क्या था? सेक्शन 64 में एक टाइम लिमिट दी गई है कि हमें इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आईटीसी अवेल करना होता है। आज की डेट में उस प्रोविजन में हमें बेसिकली 30 नवंबर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग आईटीसी अवेल कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल किसी एक पर्टिकुलर एसएससी ने 2 साल तक रिटर्न फाइल ही नहीं की और उसने तीसरे साल में जाके एक से सारी रिटर्न फाइल करी थी, तो काफी सारे केसेस में ऑफिसर्स ने डिमांड निकाल दी थी और इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ डिमांड निकाल दी थी। तो उस केस को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस किया। सबसेक्शन 5 में उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर पीरियड तक जितने भी आईटीसी है, अगर इस डेट तक ले लिया गया तो सारा का सारा माना जाएगा कि एलिजिबल है। और सबसेक्शन 6 में बोला गया कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, तो उसके द्वारा जो जीएसटीआर 1 में जो डिटेल डाली गई थी और जो हमारे जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसको भी सबको डिसअलाउ कर दिया गया था। तो सबसेक्शन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया और उसको भी कर्व किया गया, तो दोनों केसेस में ही आईटीसी अलाउ हो गया। अब अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में बिकॉज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 डिमांड आ गई है, तो अब असेसी के पास ऑप्शन है कि वो रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकता है। वो हम लोग अभी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर लेट्स से कि अगर वो वहां पे रेक्टिफिकेशन नहीं करना चाह रहा, वो यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए एमनेस्टी स्कीम फाइल करेगा। और जो ऑफिसर होगा वो इवन उसमें जो सेक्शन 16(4) की वजह से जो आईटीसी डिसअलाउ हो रहा था, उस डिमांड को भी रिड्यूस करेगा, और उसके अलावा अगर कोई और डिमांड बनती होगी तो वो उसमें डालेगा और वो रिमेनिंग हमें पे करनी होगी। इस इस पर्टिकुलर केस में हमें एक ब्रेकअप भी देना होगा कि जो भी मैटर है हमारा, उसमें से पर्टिकुलर मैटर जो 16(4) का, पर्टिकुलरली 16(4) का कितना है और अदर मैटर कितना है, हमें इसमें ब्रेकअप फाइल करना होगा। एप्लीकेशन में पूरी डिटेल देनी होगी हमें। और फिर अगर हम लोग यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम में आ गए, तो जो रेक्टिफिकेशन का जो अलग से जो पूरा प्रोसीजर है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉपर ऑफिसर जो ऑर्डर पास करेंगे वही फाइनल रहेगा हमारा। अगर कोई लाइबिलिटी डीआरसी 03 के थ्रू डिस्चार्ज हो चुकी, तो क्या वो मैंडेटरी है कि उसे डीआरसी 03A के थ्रू इंटीमेशन देना पड़ेगा? तो यस, उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इन केसेस वेयर order in form DRC 07, DRC 08 or APL 04 has been issued, the taxpayer has paid required amount through DRC 03. Such applicant is required to adjust the said amount towards the demand created in electronic liability ledger as per the second proviso to sub-rule 2 of rule 164 before filing the application in SPL 02। तो ये बेसिकली जितने भी ऑर्डर्स हमारे पीछे इशू हुए थे,
हमने हो सकता है कि उसमें टैक्स की लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी हो DRC 03 के थ्रू, तो अब उसका इंटीमेशन हमें 3A से लिंक करके डिपार्टमेंट को देना है, देन वी कैन फाइल द एप्लीकेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट एमनेस्टी स्कीम। अब हम लोग सेक्शन 16 में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो कि नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक वो डिस्कस कर लेते हैं। सर एमएनएसटी स्कीम में अगर मान लीजिए टैक्स जमा कर दिया, जो टैक्स की डिमांड निकली थी, यस सर। इंटरेस्ट जमा कर दिया, खाली पेनल्टी रह गई, सर यस सर। पेनल्टी की अपील कर दी है। यस सर। अब पेनल्टी की एमएनएसटी स्कीम आ गई तो पेनल्टी का उसमें वेवर के लिए जाना चाह रहे हैं। कर सकते हैं सर। सब क्या इंटरेस्ट को वापस मिल जाएगा? नहीं, नहीं सर, जो नहीं, जमा इंटरेस्ट कर दिया, वापस नहीं जमा मिलेगा। कर दिया वो गया, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई वो। ये सर, गवर्नमेंट का ये हमने देखा है, सीधा सीधा फंडा है, जो हमारी पॉकेट में आ गया वो आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने नहीं पे किया था तभी आप बच पाएंगे। वही तो गलती हो गई सर। हाँ, एक अब छोटा सा क्वेश्चन मेरा। बोनाफाइड केसेस में काफी लोगों ने पेमेंट तो करा ही है। ठीक सर, संजय सर कुछ पूछना चाह रहे हैं, संजय भटनागर साहब ने हैंड यस सर। रेज यस सर। दीपक सर, ये जो आपकी टेबल में पॉइंट नंबर 12 पे जो पॉइंट है ना सर, वन पेनल्टी अंडर 125, यस सर। 18 18 19 में यदि नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के लिए जो 125 की पेनल्टी लगा रहे हैं डिपार्टमेंट, क्या वो वेव होगी इसमें? यहाँ आप कह रहे हैं यस हो जाएगी, तो 125 में यदि वो पेनल्टी है वो कवर्ड है इसमें? यस सर, पेनल्टी कवर्ड है, लेकिन जो लेट फीस है वो कवर्ड नहीं है बस। नहीं तो सर 125 में तो लेट फीस का प्रोविजन है ही नहीं, 125 में तो डायरेक्ट पेनल्टी लगा रहे हैं, वो हाँ पेनल्टी वेव कैसे कर देंगे ये? सर, वो प्रोविजन में तो लिखा है, इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि जो पेनल्टीज अंडर सेक्शन 73, 122 और 125 है, जी। तीनों में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है सर, अपने क्लैरिफिकेशन में, कि हम्म। उसका वेवर हम लोग आपको दे देंगे। नहीं तो वेवर सब किस चीज का देंगे? मेरी पेनल्टी ही अमाउंट है वहां पर, ना तो इंटरेस्ट अवॉइड होता है ना बेसिक टैक्स अमाउंट है। हाँ, अगर इवन आपका खाली पेनल्टी का भी इशू है तो भी आप एमनेस्टी स्कीम में जा सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, वही मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दीपक जी, कि हाँ नॉर्मली जो आया था जब तक मैंने पढ़ा कि 73 74 में जो भी असेस किया है ऑर्डर के राइट। अंदर पर्टिकुलर, उसमें आपको टैक्स पोर्शन पे करना है और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वेव हो जाएगी। करेक्ट सर, करेक्ट। बट स्पेसिफिकली 125 के अंदर यदि वो 17 18 18 19 19 20 के अंदर मेरे को पेनलाइज कर रहे हैं नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के लिए या नॉन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उसमें वो हम्म। पेनल्टी लगाते हैं 25,000 रुपए की, तो क्या वो इसके अंदर वेव हो जाएगी या नहीं होगी? सर, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, स्टार्टिंग से जब हमने प्रोविजन पढ़े थे उसमें ये तो लिखा था कि ये जितने भी मैटर्स है बेसिकली 73 वाले हैं, जी। और एक पर्टिकुलर केस जहाँ पे सेक्शन 74 में पहले ऑर्डर आया था, बट वो ऑर्डर को रिवीजन अथॉरिटी ने वापस 73 में कर दिया, हाँ, जब तो वो इसमें 73 आ में सकता है। कन्वर्ट हो जाएगा तभी होगा, 74 तो कवर है ही नहीं इसके अंदर। करेक्ट, करेक्ट। तो बट अगर आपका जो नोटिस है अगर वो सेक्शन 73 से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे डाउट है कि तब आपको शायद हो सकता है बेनिफिट ना मिले। मेरा भी यही मानना है कि 73 कहीं 73 5 में ना ऑर्डर वो करके उन्होंने 122 1 में यदि पेनल्टी लगाई 10,000 रुपीज की, जहां हम्म। पर टैक्स की वहां पर और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगाते हैं तो वो वेव हो जाएगी, 122 तो कवर्ड होता है। बट राइट। 125 स्पेसिफिकली जहां पर वो लगा रहे हैं पेनल्टी नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, तो राइट। मुझे जहां तक डाउट है कि सर वो उसका हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा भी ओपिनियन ये बन रहा है, बट पर्सनली मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप फाइल जरूर करिएगा, क्योंकि सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, और सर्कुलर में एक ये वर्ड इन्होंने जो 125 लिख दिया है, बिकॉज ऑफ विच डिपार्टमेंट के ऊपर सर मेरे को लगता है ये बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, बस यही था, मैंने कहा इसको क्लियर कर लिया। थैंक यू यस सर। सर। यस सर। तो जो सेक्शन 16 में जो इशू आया था टाइम लिमिटेशन का, जिसकी वजह से काफी लोगों का आईटीसी डिसअलाउ कर दिया गया था, उसके लिए सबसेक्शन 5 को इंट्रोड्यूस किया गया एंड सबसेक्शन 6 को इंट्रोड्यूस किया गया। सर एक सर शिव गोपाल जी और सब हैंड रेज किए हुए। यस सर, यस सर, प्लीज। सर मेरी क्वेरी है कि जिन केसों में भी ऑडिट चल रहा है, वो अगर 31 मार्च 25 के बाद अगर उस पर कोई 18 19 19 20 17 18 में कोई अगर डिमांड निकलती है, तो उसको अगर हम चाहेंगे एमनेस्टी स्कीम में जाने के लिए, तो क्या मैं उसमें जो इनकी डेडलाइन है 31 मार्च 2025 और वो ऑर्डर हो रहा है 31 मार्च 2025 के बाद, उस कंडीशन में हमको ये स्कीम का लाभ कैसे मिलेगा? सर, इसमें ना पहली चीज तो हमें ये नोट करना है कि अगर हमारा 5 साल का ऑडिट हो रहा है, तो जो पीरियड 17 18 18 19 और 19 20 है, उनके ऑर्डर पास करने की जो टाइम लिमिट है अंडर सेक्शन 73 सर, वो निकल चुकी है। अगर वो ऑडिट कर रहे हैं, अगर वो डिमांड निकालेंगे, तो ओनली एंड ओनली अंडर सेक्शन 74 में निकाल सकते हैं, जहां पे वो फ्रॉड
या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ये सब के प्रोविजंस लगाएंगे, वो तभी पहली बात तो वो नोटिस इशू कर पाएंगे, अदरवाइज तो सर वो टाइम बार्ड है। अगर 74 में वो कर रहे हैं तब तो एमनेस्टी स्कीम हमारे लिए वैसे अवेलेबल नहीं है, और 73 में वो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो टाइम बार्ड है, तो सर वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा फिर। ओके, थैंक यू। हाँ जी सर। तो सेक्शन 16 में ये जो अमेंडमेंट आई है, जिसमें कि सेक्शन 16(5) और 16 को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें बोला गया कि अगर आपका कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हो चुका है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए अप्लाई करिए, जिसमें कि जिस ऑफिसर ने आपकी वो डिमांड निकाली थी, आप उसी ऑफिसर को वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और आप अपना जो डिमांड था आप उसको हटवा सकते हैं। तो जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है वो हमें कब तक फाइल करनी है, वो हमें फाइल करनी है 6 मंथ फ्रॉम द नोटिफिकेशन डेट, जिस टाइम वो नोटिफिकेशन आई थी। वो आई थी 8 अक्टूबर 2024 को, एक्सक्यूज मी। तो मैक्सिमम बाय 7 अप्रैल 2025 हम लोग इस रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि डेफिनेटली जब ये डिमांड निकली होगी तो उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी तो होगा ही होगा। तो आप रादर देन गोइंग इनटू रेक्टिफिकेशन, आप यहाँ पे जाएंगे एमनेस्टी स्कीम में, जहां पे आप जो ब्रेकअप देना है कि मेरा जो आईटीसी डिसअलाउंस था बिकॉज ऑफ सेक्शन 16(4) वो इतना था, बाकी अमाउंट इतना है। मेरा ये जो 16(4) का जो डिसअलाउंस था उसको भी अमाउंट, उसकी भी डिमांड को हटाया जाए, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी था वो भी हटाया जाए। तो एमनेस्टी स्कीम में मेरे हिसाब से कवर हो जाएगा, बट अलग से पूरा मैकेनिज्म है कि रेक्टिफिकेशन फाइल कैसे कर सकते हैं हम लोग। हाँ, इसके लिए भी एक पॉइंट जरूरी है कि हम लोगों ने अपील फाइल नहीं करी है। अगर हमने अपील फाइल कर दी है तो डेफिनेटली जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है या अपीलेट अथॉरिटी है, हम उनके सामने सेक्शन 16(4) और 16(5) को रख सकते हैं, बिकॉज दीज आर रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। तो वो डेफिनेटली वहां पे उसको कंसिडर करेंगे ही करेंगे। अगर अपील पेंडिंग है तो वहां पे कंसिडर हो जाएगा, एंड इफ द अपील हैज नॉट बीन फाइल्ड देन वी आर एलिजिबल टू फाइल द रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। इसमें अनेक्सर ए को प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, जिसमें कि सारी डिटेल्स हम लोगों को देनी है कि वो ऑर्डर नंबर क्या है जिसमें कि वो डिमांड आया, आईटीसी का ब्रेकअप क्या था। तो इस अनेक्सर ए में हम लोगों को सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, और वहां पे हम लोग ये रेक्टिफिकेशन फाइल कर देंगे। ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है 3 मंथ्स फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट। सो दिस इज सेक्शन 16। अब सर रिसेंटली एक एचएसएन रिपोर्टिंग से रिलेटेड एक अपडेट आया है, एडवाइजरी आई है, जिसमें कि उन्होंने ये बोला है कि जनवरी 2025 से जो एचएसएन है उसमें वो फेज 3 में एंटर कर रहे हैं। फेज 2 में तो उन्होंने इतना बोला था कि जो पर्टिकुलर आई थिंक 1.5 करोड़ तक का जो टर्नओवर है उनको 4 डिजिट का एचएसएन डालना है, एंड ऊपर वालों को डालना है 6 डिजिट का एचएसएन। तो जो एचएसएन में था, अभी तक क्या करते थे, आप मैनुअल एचएसएन भी एंटर कर सकते थे। अब जिस फेज में वो एंटर कर रहे हैं दे आर सेइंग कि जो एचएसएन है अब वो आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस जो बी टू बी और जो बी टू सी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी इवन एचएसएन की जो टेबल नंबर 12 है वो अलग अलग कर दी जाएगी, जहां से इवन मैपिंग भी हो पाएगी कि भाई जो टेबल नंबर 4 है जहाँ पे आपकी बी टू बी की डिटेल्स गई होगी सारी, और वो एचएसएन में जो आप डिटेल डालेंगे एक तो वो मैच होगी, प्लस आपका जो टेबल नंबर 9 है जहाँ पे बी टू सी की डिटेल गई होगी, और जो यहाँ पे एचएसएन में डिटेल्स होगी वो मैच होगी। थर्ड थिंग क्या है, जिस तरीके से आपने देखा होगा जीएसटी 9 फाइल करते वक्त वैलिडेशन होता है कि आपने टैक्सेबल वैल्यू डाला और टैक्स रेट डाला, तो अगर जो टैक्स अमाउंट डाला है अगर वो कैलकुलेशन से डिफर करता है और उसमें 10 रुपए से ज्यादा का वेरिएशन होता है तो वो पॉपअप आ जाता है इनवैलिड डेटा के हिसाब से। सेम वैलिडेशन कॉन्सेप्ट को ये जीएसटीआर 1 में लेके आ रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है कि दैट इट इज इन वार्निंग मोड। अभी तो खाली वार्निंग आ जाएगा कि ये डेटा में ये यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, बट वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर आप उसमें आगे प्रोसीड करना चाहें तो अब इवन एचएसएन में भी हम लोगों के लिए एक तरीके से एडिशनल कंप्लायंस और हो जाएगा, इन केस हमारे पास अगर ऐसा अकाउंटिंग डेटा आ रहा है जहाँ पे कई बार ये होता है कि राउंडिंग ऑफ में डेटा आ जाता है, ऑल्दो इफ इट इज इन पैसा तब इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डेटा में इनएडवर्टेंटली अगर किसी पर्टिकुलर असेसी ने
गलती कर दी होगी, तो इवन अब वो GSTR 1 ही बता देगा कि आपने गलती कर रखी है। तो एक ये और चेक लगने से, जो वैलिडेशन चेक लगने से, जो डेटा है वो और अच्छे से जा पाएगा GSTR 1 में। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं सर, दीपक सर? हाँ हाँ सर। सर दीपक सर, ये है, ये क्या अब ये जो कंडीशन है सब इसमें ड्रॉप डाउन के थ्रू फिल करने की, चाहे वो उसके लिए कोई टाइम लिमिट है टर्नओवर की, 1.5 करोड़ 5 करोड़ वाली, या हर एक को नहीं सर, मैंडेटरी हो जाएगा? हर एक के लिए हो जाएगा, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सर अब सेकंड वन ये है कि जैसे ट्रेडर्स हैं वो इतने सारे आइटम्स में डील करते हैं, डेली नीड्स गुड्स वाले हैं, उनके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे होगी सर? कैसे होगा, क्योंकि वो आइटम तो इतनी चीजें फीड में डालते नहीं है जो बिल इशू करते हैं। सर छोटे ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल इशू है, जहाँ पे जैसे अगर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है ना, और अगर वो सॉफ्टवेयर इतना केपेबल है कि वो इन सब चीज़ों की ठीक से रिपोर्टिंग कर दे, तब तो ठीक है। क्योंकि हम भी ऐसे कई एसएससीज को जानते हैं जो इवन मैनुअल पंचिंग करते हैं पोर्टल पे जाके। जी। उनके लिए सर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि वो ड्रॉप डाउन से एक एक सिलेक्ट करेंगे, फिर वैलिडेशन भी चेक करें, राउंडिंग ऑफ को भी देखें। क्योंकि बहुत सर सारी एक बात दिक्कतें। बताइए, एक किसी के कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है किसी आदमी के लिए, एक उसके लिए 500 से 600 बिल आता है और हर एक के अंदर 10 से 20 एंट्रियां होती हैं, अलग अलग कोड हैं। तो एक बड़ी फर्म से जैसे आता, किसी कंपनी का यदि कोई एजेंसी से आता है, तो वो तो उस टाइप से अपने इनवॉइसिंग कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट राइट। एक स्मॉल, यहाँ आप एक तरफ तो मुझको 2 करोड़ तक के लिए मंडे वो वेव कर रहे हो कि मैं एनुअल नहीं भरूं, और पर्पज आपका ये है कि एनुअल रिटर्न के लिए रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तो फिर 1.5 करोड़ तक वालों को तो मेरे हिसाब से तो इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए था हमको। 2 करोड़ से ऊपर वालों के लिए, क्योंकि उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होता है। राइट। एक छोटे से व्यापारी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ना बिलिंग सॉफ्टवेयर होता। करेक्ट क्योंकि सर, ये तो एब्सोल्युटली। इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर बनेगा जब तक, तब तक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर के बिना तो बन ही नहीं सकता HSN वाइज। बिल्कुल अग्री करते हैं सर, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को कंसिडर नहीं कर रही है। अब जैसे आपने वो भी देखा होगा कि जो ई इनवॉइसिंग की एप्लीकेबिलिटी है, जी। उसको भी ये धीरे धीरे उसमें टर्नओवर की थ्रेशोल्ड को रिड्यूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इनका पर्पज ही है कि सारा के डाटा ऑनलाइन आ जाए, धीरे धीरे जैसे भी आ जाए, अब कंप्लीटली आ 5 जाए, ई करोड़ का इनवॉइसिंग पे आ टर्नओवर जाए, मैनुअल खत्म ही हो जाए। राइट। 5 करोड़ का टर्नओवर सर बहुत कम होता है अगर हम लोग बिल्कुल किसी ट्रेडर की बात करें। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो अगर इन सब चीजों में इतना उलझा रहेगा तो कब तो वो बिजनेस करेगा और जी। कब कंप्लायंसेस करेगा। क्योंकि तो सर ऐसे यही कंफ्यूजन था सर। सेकंड वन ये है कि इस ड्रॉप डाउन के अंदर वो पासवर्ड वो आएंगे कैसे? क्योंकि सर यदि ये फैच करेंगे मेरे डाटा जो मेरा पोर्टल पर है, उसमें हमने केवल 5 कमोडिटीज के ही तो अपने HSN डालते हैं। वहां आपने इसमें फिर मेरे को 5 डील दी, और मेरे यहाँ यदि 100 से 200 आइटम में डील करता हूँ, तो मेरे हाँ, ड्रॉप डाउन में कैसे आएगा वो? वो आ जाएगा क्योंकि वो पोर्टल का ड्रॉप डाउन है। पोर्टल के ड्रॉप डाउन में तो जितने भी हमारे HSN है वो सारे अवेलेबल है वहां पे। तो आप जो भी टाइप करोगे ना सर वहां पे। सर इतना टाइम लगेगा एक एंट्री डालने के लिए, मुझे सर्च करना पड़ेगा ना। हाँ 50,000 यदि मेरे हैं, 5,000 है, तो मैं 5,000 को सर्च करना पड़ेगा ना पहले मुझे एक एंट्री डालने के लिए। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। तो अगर आपका स्टार्टिंग से ही अगर आपका डेटाबेस अगर HSN वाइज बना हुआ है, तब तो आपके लिए तभी ठीक कर रहेगा। पाएंगे, नहीं तो सेकेंडली नहीं कर पाएंगे सर, नॉट करेक्ट पॉसिबल। सर। और सॉफ्टवेयर अगर इतना स्ट्रांग है कि वो डायरेक्टली जो डेटा है वो वहां पे फीड कर दे, नहीं हो तब सकता तो सर, ठीक है, कोई नहीं कोई तो नहीं इतना होगा। अच्छा नहीं, बहुत कॉस्टली है वो सॉफ्टवेयर, जो एक नॉर्मल की बियॉन्ड द लिमिट है सर। एक मीडियम छोटे व्यापारी के लिए बड़ा राइट सर। हार्श है ये प्रोविजन सर। करेक्ट सर, है बिल्कुल है सर ये। और सर एक और चीज जो उन्होंने पहले नवंबर में प्रपोज करी थी कि हम लोग जो GSTR 1 से जो डेटा फ्लो होता है 3B में, जी। उसकी हार्ड लॉकिंग कर देंगे। जी। अब उसके लिए भी काफी सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस है कि अगर हम लोग वो 3P में जाके उस डेटा को चेंज ही नहीं कर सकते तो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास किसी पर्टिकुलर मंथ में क्रेडिट नोट्स ज्यादा हैं इनवॉइसेस से, जी। तो मेरा नेगेटिव अमाउंट था 3B में, बिल्कुल तो नेगेटिव अमाउंट ले नहीं सकता। बिल्कुल। अब आज तक मेरी उस पर्टिकुलर चीज में मेरी सेल आई नहीं है और वो मेरा नेगेटिव अमाउंट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अगर इन्होंने फॉर एग्जांपल अगर जनवरी से अगर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया और डायरेक्टली GSTR 1 से जो डेटा फ्लोट कर रहा है 3B में वही है, हम लोग उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो मेरी जो नेगेटिव लाइबिलिटी खड़ी हुई थी वो मैं उसको एडजस्ट ही नहीं कर पाऊंगा कभी। सर मेरे हिसाब से तो उन्हें वो उस क्रेडिट नोट को आगे पेंडिंग रखना पड़ेगा आगे, फिर अभी कभी फर्दर सेल आए तभी आप उसको एडजस्ट कर पाओगे। हाँ मतलब हुआ क्या फॉर आईएमएस के एग्जांपल। आईएमएस के अंदर यदि उस क्रेडिट नोट को आपको अनफॉर्चुनेटली आगे पेंडिंग रखना पड़ेगा, आप हाँ उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट, ये हो गया करंट IMS की सिचुएशन। जी। अगर हमारा कोई ऐसा क्रेडिट नोट था जो 6 महीने पहले हमने डाल ही दिया था GSTR 1 में, हम्म। और उस पर्टिकुलर 3B में तो हम लोग नेगेटिव वैल्यूज डाल नहीं पाए और वो आज तक नहीं डाल पाए, तो अगर आज के पॉइंट पे अगर वो डेटा की हार्ड लॉकिंग हो जाती है
तो वो हम कभी डाल भी नहीं पाएंगे। ये आईएमएस देखो जब शुरू हो जाएगा तब तो हमारे पास डेफिनेटली टाइम है। सर जो नेक्स्ट अपडेट आया है वो हमारा है बायोमेट्रिक का ऑथेंटिफिकेशन के लिए। अभी आई थिंक काफी सारे स्टेट में, शायद 15 के आसपास तो स्टेट्स में ये आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए आ चुका है। अब इवन वो राजस्थान में भी आ चुका है। तो अभी तक जो हम लोग जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करते थे REG 1 में, उसमें आधार बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन होता था, जिसमें कि हमारे पास एक मेल आता था, उसमें लिंक ओपन होता था, हम लोग आधार की डिटेल्स डालते थे, OTP डालते थे, अगर वो सही है तो ARN जनरेट हो जाता था। अब उनका ये कहना है कि उनका सॉफ्टवेयर रिस्क पैरामीटर्स पे असेस करेगा कि किसको हमें आधार ऑथेंटिफिकेशन देना है और किसका हम लोग बायोमेट्रिक बेस्ड फिजिकल ऑथेंटिफिकेशन कराएंगे। वो अपने आप सॉफ्टवेयर उनका डिटेक्ट करेगा और हमें उसके हिसाब से मेल आएगा। अगर हमारे पास बायोमेट्रिक के लिए मेल आता है तो हमें उस लिंक पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पर्टिकुलर जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए। फिर हमें उस अपॉइंटमेंट डेट में वहां पे जाना है। उन्होंने डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई किए हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन ऑफ ईमेल, jurisdiction डिटेल्स एज मेंशन्ड इन ईमेल, आधार कार्ड और पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपीज, और और बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन में फाइल किए हैं। तो हमें वो सारी चीजें भी वहां पे लेके जानी है। जब वहां पे ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा, जब वो हमारा बेसिकली एक तरीके से रिपोर्ट जब हमारे वहां पे लग जाएगी, देन ओनली वी विल बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। सर नेक्स्ट आईएमएस डिस्कस करते हैं। आईएमएस का अभी तक कोई लीगल प्रोविजन नहीं आया है। ऑल्दो जो लास्ट अभी 55th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें सारे इनेबलिंग प्रोविजंस उन्होंने डाल दिए हैं कि हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे। सेक्शंस रूल्स उन्होंने अभी तक सारे डाल दिए हैं, बट अभी तक इनेबलिंग प्रोविजन नहीं है। हाँ, पोर्टल पे फैसिलिटी आ चुकी है, अगर आप चाहें तो इनवॉइस को पेंडिंग रखना चाहें, एक्सेप्ट करना चाहें, रिजेक्ट करना चाहें, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। अब इसमें सर चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा तो चैलेंज ये है कि उन्होंने इनवॉइस के लिए तो तीनों ऑप्शंस रखे हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, होल्ड, बट क्रेडिट नोट्स के लिए उन्होंने होल्ड का प्रोविजन रखा ही नहीं है। अगर क्रेडिट नोट है तो हमें या तो उसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब अगर लेट्स से कोई डिस्क्रिपेंसी है, क्रेडिट नोट इशू होना था 100 रुपए का, हो गया 80 रुपए का, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? अगर 80 रुपए का है तो वो हमें हमें तो होल्ड पे डालना था, एंड ऑप्शन ये होना चाहिए था कि जो जो सप्लायर है वो उसे अमेंड करे, हम लोग उसे फिर एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन होल्ड करने का ऑप्शन नहीं है, हम लोगों को या फिर तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, और अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस है। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे हिसाब से यहीं पे क्रेडिट नोट्स में है कि अगर कोई क्रेडिट नोट गलत आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और एक और चीज जो हम लोग इनवॉइसेस के लिए भी बात करें, इनवॉइसेस के लिए पर्टिकुलर एक एक इनवॉइस को हम लोगों को वेरीफाई करने में बहुत चैलेंज आने वाला है कि कौन सा हमारा इनवॉइस नहीं है। हम लोग फॉर एग्जांपल मानते हैं कि 100 के 100 इनवॉइस मेरे हैं, लेकिन अगर उसमें एक भी इनवॉइस ऐसा हुआ जो कि मेरे से पर्टेन नहीं करता, तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और हमें उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ये कैजुअल मिस्टेक हो जाती है कि किसी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत चला जाता है, या बिल टू शिप टू करते वक्त जो इनवॉइस होता है वो गलती से शिप टू पार्टी के जीएसटी नंबर पे चला जाता है। तो उस केसेस में एरर होंगे और वो रिसिपिएंट को, जिसके पास वो इनवॉइस चला गया, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये उसका इनवॉइस नहीं है। अगर नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि उसी का इनवॉइस है और वो एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा चैलेंज, अगर किसी सप्लायर ने कोई इनवॉइस डाला और अगर अगर लेट्स से किसी सप्लायर ने कोई क्रेडिट नोट डाला और सामने वाली पार्टी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो उस रिजेक्ट को करने का क्या मतलब है? जिस पार्टी ने क्रेडिट नोट डाला था उसका वो क्रेडिट नोट डिनाई हो जाएगा और उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब चाहे वो आपका क्रेडिट नोट सही था, लेकिन आप डिपेंडेंट हो गए हैं आपके रेसिपिएंट पे। अगर रेसिपिएंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो सर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी और उसमें फिर आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको वापस ठीक कर सकें, फिर आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। बेसिकली ये जितने भी चीजें थी हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी एक हम लोगों ने डिस्कस समराइज की
किया है, सप्लायर अगर इनवॉइस डेबिट नोट डालता है तो उसे एक्सेप्ट, रिजेक्ट या होल्ड करने के 3 प्रोविजंस हैं। अगर सामने वाला उसे रिजेक्ट कर देगा तो उसे इनपुट नहीं मिलेगा, अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको इनपुट मिल जाएगा और वो टू बी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जितना अभी प्रोविजंस में है उसमें ये है कि आप जब तक 3B फाइल नहीं कर लेते तब तक आपके पास ये ऑप्शन होगा एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का। जो सप्लायर है अगर उसके पास ई इनवॉइस एप्लीकेबल है तो वो हाथों हाथ इसमें IMS में फ्लोट हो जाएगा। वहां पे आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट उस टाइम पे भी कर सकते हैं। और फिर जो सप्लायर है अगर उसको गलती पता लग जाती है तो वो अपने GSTR 1 में जाएगा, उसको ठीक करेगा और फिर वो जो अपडेटेड डिटेल होगी वो आपके IMS में रिफ्लेक्ट होगी। जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तभी वो आपकी 2B में आएगी। अब अगर किसी पर्टिकुलर इनवॉइस में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट हो रही है, यानी इनवॉइस अगर 100 रुपए का था और उसको 90 रुपए का करा जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा इनपुट कम हो जाएगा और अगर हम लोग उसको रिजेक्ट करेंगे तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो सामने वाले की आउटपुट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोविजन है। देन क्रेडिट नोट्स में होल्ड का प्रोविजन नहीं है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर हमने क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट किया तो हमारा ITC रिड्यूस हो जाएगा और अगर रिजेक्ट किया तो सामने वाले का आउटपुट टैक्स बढ़ जाएगा। अगर उस क्रेडिट नोट में अपवर्ड अमेंडमेंट होती है, यानी अगर 100 रुपए का क्रेडिट नोट था और उसको वो 150 कर देता है, तो क्या होगा? अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा और अगर हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो अगेन सामने वाली पार्टी के 3B में ऐड हो जाएगी टैक्स लायबिलिटी में। देन अगेन अगर डाउनवर्ड अमेंडमेंट आई है क्रेडिट नोट में तो जो हमारा क्रेडिट होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारा अगर हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसका इम्प्लीकेशन अगेन सामने वाली पार्टी पे आएगा। सो दिस इज IMS। देन वी विल डिस्कस GST काउंसिल मीटिंग में 55th GST काउंसिल मीटिंग्स में जो भी प्रपोजल्स आए हैं एक बार हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। जो रेट रिडक्शंस में काफी सारी चीजें इस बार आई है उसमें मैं ये जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूंगा बिकॉज ये हो सकता है कि इतने ज्यादा प्रेवेलेंट केसेस में ना हो। फोर्टिफाइड राइस कर्नल का GST का रेट रिड्यूस करके 5% हो गया है। जीन थेरेपी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो LRSAM है बेसिकली जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो अगर कोई ये इक्विपमेंट्स वगैरह ले रहे हैं तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कॉम्पनसेशन सेस जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स पे लगता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए जो GST का रिड्यूस रेट बेनिफिशियल रेट है वो 0.1% है, तो कॉम्पनसेशन को भी सेम लेवल पे लाके इन्होंने 0.1% कर दिया है। और अगर कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो उसको भी एग्जेम्प्ट करने का प्रपोजल रखा गया है। फिर अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अगर कुछ फूड वगैरह अगर बनाया जाता है तो उसके लिए जो फूड इनपुट्स हैं जो कि HSN 19 से 21 में क्लासीफाई करते हैं उनको भी 5% में डाल दिया गया है। जो सेल ऑफ ओल्ड कार है उसमें GST का रेट इंक्रीज कर दिया गया है। जब ये प्रोविजन आया था तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी का एक स्टेटमेंट आ गया था, वो उन्होंने गलती से उल्टा बोल दिया था, जहाँ पे नेगेटिव मार्जिन पे उन्होंने बोल दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो पॉजिटिव मार्जिन अगर है तो मार्जिन स्कीम में आपके ऊपर टैक्स लगेगा और पहले जो 18 था वो तो 18 है ही। जिन पर्टिकुलर कैटेगरीज में 12% था उनको उन्होंने 18% में क्लासिफाई कर दिया है। देन एक क्लैरिफिकेशन आया है कि पेपर और पेपर वेदर फ्रेश ग्रीन और ड्राइड पेपर एंड रेजिन्स व्हेन सप्लाइड बाय एन एग्रीकल्चरिस्ट, अगर कोई किसान अगर ये चीजें देता है तो वो GST उस पर नहीं लगेगा। अब सर ये एक जो क्लैरिफिकेशन आया है ये आया है एज इज वेयर इज बेसिस पे। ये बेसिकली पहले हम लोग जो प्रपोजल है वो डिस्कस करते हैं। पॉपकॉर्न के ऊपर आया है कि पॉपकॉर्न के ऊपर GST के रेट्स कैसे कैसे चलेंगे। उन्होंने ये बोला कि अगर प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड है, एक और चीज इन्होंने प्री पैकेज्ड और लेबल की भी डेफिनेशन को अमेंड करने का प्रोविजन डाला है जिसकी जिसमें कि ये एम्बिट को बढ़ाने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर कोई पॉपकॉर्न मिक्स विद सॉल्ट है और स्पाइसेस है और अगर वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल है तो उसका रेट है 12%। अगर वो
नॉन प्री पैकेज्ड है तो वो 5% है, और अगर कोई कैरेमल वाला पॉपकॉर्न है तो उसको उन्होंने बोला कि ये शुगर कन्फेक्शनरी का आइटम बन जाएगा और उस पे लगेगा 18% पे। अब सर इन्होंने ये बोला है कि ये जो क्लैरिफिकेशन आएगा ये आएगा एज इज वेयर इज बेसिस। अब ये एज इज वेयर इज बेसिस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज से पहले या फिर जब भी कोई डेट जो नोटिफाई होगी, उस डेट से पहले जो हो गया वो हो गया। अगर किसी ने हायर टैक्स पे कर दिया तो भी कोई बात नहीं, अगर किसी ने लोअर टैक्स पे कर दिया तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी ने लोअर पे किया है तो हम लोग आपसे और टैक्स नहीं लेंगे, और अगर किसी ने करंट प्रपोज रेट से अ, अगर कम पे कर दिया है तो हम आपसे लेंगे नहीं, और अगर ज्यादा पे कर दिया तो भी हम आपको रिफंड नहीं देंगे। इन्होंने पास्ट के जितने भी मैटर्स को उनको वहीं पे उन्होंने सेटल कर दिया कि हम लोग पास्ट के मैटर्स को लिटिगेशन में नहीं डालेंगे, आज से ये प्रोविजन रहेगा। काफी सारे सर्कुलर्स में इन्होंने एज इज वेरियस बेसिस पे इन्होंने अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है। देन सर सर्विसेज में अभी तक क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म्स, उसको उन्होंने स्पॉन्सरशिप सर्विसेज में रखा हुआ है। अब उन्होंने ये बोला कि जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में चला जाएगा। यानी पहले क्या था, एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म आरसीएम, अब क्या है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है तभी वो आरसीएम में रहेगा। बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो एफसीएन में रहेगी। फिर एक इन्होंने बोला कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो कंट्रीब्यूट करती है अपने जो प्रीमियम का जो अमाउंट होता है उसमें से अगर ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट करती है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज में ये एक मेजर रिलीफ ला रहे हैं बेसिकली। जहां पे पहले कॉन्सेप्ट था कि जो जीएसटी का रेट जो डिटरमिन होता था वो होता था डिक्लेयर टैरिफ के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई अपने पैम्पलेट बना रखे डिक्लेयर टैरिफ उसका 10,000 है, लेकिन जब आप ऑनलाइन जब उसको बुकिंग कराने जाते हैं तो बिकॉज ऑफ द वेबसाइट्स जो ऑनलाइन होती है जैसे अगोड़ा हो गया, Booking.com हो गया, वो कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं कई बार। आपको वो मान लो कि 6,000 में मिल गया, तो आपके ऊपर जीएसटी किसके हिसाब से लगता था? जीएसटी सर डिक्लेयर टैरिफ के हिसाब से ही लगता था। उससे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। अब उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया, अब उन्होंने रिलीफ दिया है, उन्होंने बोला है कि जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ सप्लाई है हम लोग वो देखेंगे कि वो 7,500 से ऊपर है या नीचे है। अगर वो ऊपर है तो उसमें 18% विद आईटीसी लगेगा, अगर वो नीचे है तो लगेगा 5% विदाउट आईटीसी। साथ में इन्होंने ऑप्शन भी ओपन कर दिया कि जो नीचे वाले हैं वो 18% विद आईटीसी अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो एक डिक्लेरेशन देंगे फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले या जब भी वो रजिस्ट्रेशन नया ले रहे हैं, दैट वी वांट टू ऑप्ट इन दिस स्कीम, हम लोग 18% विद आईटीसी में जाना चाहते हैं, तो वो ये करके इस स्कीम में जा सकते हैं। देन सर जो सर अभी दीपक अक्टूबर, जी दीपक जी इसी रेस्टोरेंट से रिलेटेड में क्वेश्चन में, जो यदि ये ऑप्शन कोई अवेलेबल ले लेता है विद आईटीसी का, तो ये यदि सर सपोज दैट वो कोल्ड ड्रिंक खरीदता है जिसपे 40% है, 28+12, क्या उसको उसकी आईटीसी मिलेगी? सर मेरी अंडरस्टैंडिंग में आईटीसी तो मिलेगा, लेकिन वो उस आईटीसी को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी तो उसकी बनेगी नहीं। नहीं सर, वही बात है जो ये कह रहे हैं ना, ये अब ये ऑप्शन ला रहे हैं कि कोई भी स्टार्ट न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने पे या न्यू रजिस्ट्रेशन पे यदि सब ये एक ऑप्शन आ गया कि मैंने ऑप्शन ले यस लिया 18% विद आईटीसी, तो इट मीन्स मैं तो एंटाइटल्ड हो गया ना हर तरह की परचेज की आईटीसी लेने के लिए। करेक्ट सर, आप एंटाइटल्ड हैं, आईटीसी आप ले सकते हैं। ठीक। यस। देन सर अभी जो अक्टूबर 24 में जो आरसीएम आ गया था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बेसिकली, तो उसमें क्या है, उसमें कॉम्पोजिशन डीलर्स बेचारे फंस गए थे। क्योंकि एक नॉर्मल जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको तो भाई आउटपुट लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी ही है नॉर्मल तरीके से, तो वो इनपुट ले पाता था उसका, लेकिन कॉम्पोजिशन डीलर को तो कुछ इनपुट मिलना नहीं है, उसको तो खाली 1% या जो भी उसका टैक्स रेट है वो पे करना था। तो अब ये रिलैक्सेशन ला रहे हैं कि हम लोग एक ये एंट्री 5A भी है, हम लोग इसमें चेंज कर देंगे, और इसमें बेसिकली कॉम्पोजिशन डीलर्स को हम लोग एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ये अपने आप में एक मतलब प्रॉब्लम तो है,
क्योंकि कई बिजनेसेस ऐसे हैं जहाँ पे आईटीसी सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेट होता जा रहा है और उसको रिफंड भी नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जहाँ पे हैवी इन्वॉइसेस, हैवी कमीशन, हैवी ट्रांसपोर्ट चार्जेस के इन्वॉइसेस आते हैं 18% के, आपका वो अनयूटिलाइज रहता है। अब यहाँ पे भले ही आप आरसीएम में 18% जीएसटी पे कर दो, लेकिन वो आपका यूटिलाइज तो होना नहीं है। तो हार्श प्रोविजन है ये, खाली कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए ये एक रिलैक्सेशन आया, बाकी एसएससीज के लिए नहीं आया है। नहीं सर, ये देन सर, अपना कंपोजिशन डीलर वाले 18% पे करेंगे, 1% पे करेंगे? वो सर अपना जो नॉर्मल टैक्स रेट, जो टैक्स है ना, वही पे करेंगे। उनको ये आरसीएम पे नहीं करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो आया था ना, प्रॉपर्टी वाला, हाँ जी, हाँ। रेंट वाला, उस पे नहीं करना। उन्होंने उनको रिलीव कर दिया कि भाई आपको पे नहीं करना है इस पे। ठीक है। हाँ। देन सर एक क्लैरिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, वो भी जो हमारी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है, जिसमें कि बेसिकली एक्वायरिंग बैंक की जो डेफिनेशन है, उसमें क्लैरिफाई किया है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स है वो कवर्ड है, लेकिन जो पेमेंट गेटवेज हैं या जो अदर फिनटेक कंपनीज है जो कि सेटलमेंट ऑफ फंड्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो यहाँ से वो इस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में बेसिकली कवर्ड नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पशन कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि 2,000 रुपये तक का आई थिंक इसमें थ्रेशोल्ड है, कि अगर आप 2,000 रुपये तक के कुछ चार्जेस अगर आप लगाते हैं अपने कस्टमर पे, तो वो एग्जाम था। तो इसमें उन्होंने बोला कि पेमेंट एग्रीगेटर्स कवर्ड हैं, बट फिनटेक कंपनीज वगैरह ये कवर्ड नहीं है। देन जो पीनल चार्जेस लगाते थे बैंक्स और बोरोवर्स, अगर कोई लोन टर्म्स का अगर नॉन कंप्लायंस होता था, तो उस पे जीएसटी लगता था। अब उन्होंने बोला है कि अ, ये बेसिकली क्लैरिफाई किया उन्होंने कि इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर एक वाउचर से रिलेटेड बहुत मेजर रिलीफ आया है। अब उन्होंने फाइनली बोल दिया कि अब जो वाउचर्स है वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। पहले तो प्रोविजंस भी थे, सेक्शन 32 में भी प्रोविजन थे, जिसमें पहले टाइम ऑफ सप्लाई में भी प्रोविजन थे। वो सब कुछ अब ये कह रहे हैं ओमिट कर देंगे। जो वाउचर्स है ना, ना वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये बेसिकली टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। उन्होंने उसमें क्या किया है, उन्होंने ये बोला कि एक तो जो पी टू पी बेसिस पे जो वाउचर भेजे जाते हैं, जैसे एयरटेल ने अगर किसी को, डिस्ट्रीब्यूटर को अगर पी टू पी बेसिस पे वाउचर दिया और वो आगे कस्टमर को देगा, तो जो पी टू पी बेसिस पे एजेंट को दिया उस पर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर वो पी टू ए बेसिस पे है, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस में, जिसमें कि वो डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ कमीशन मिलेगा, एजेंट मिले, वो फीस मिलेगी, तो खाली उस कमीशन या फीस के ऊपर जीएसटी लगेगा। जो वाउचर है उससे रिलेटेड कोई जीएसटी नहीं लगेगा। देन जो एडिशनल सर्विसेज होती है, अगर कोई मार्केटिंग हो रही है, कोई एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी सपोर्ट है वाउचर से रिलेटेड, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उस पर तो जीएसटी लगेगा। और उन्होंने बोला कि अनरिडीम्ड वाउचर्स अगर कोई रह जाते हैं, जिसे ये ब्रेकेज बोलते हैं अपने इंडस्ट्री में, इसका क्या मतलब है कि हम लोगों ने एक कस्टमर को वाउचर दिया, एयरटेल ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को एक वाउचर दे दिया, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो वाउचर कभी रिडीम ही नहीं कर पाया, वो उसने कभी यूज ही नहीं किया। तो उनका ये कहना है कि जो बेसिक सर्विस थी टेलीकॉम सर्विस, वो तो कभी प्रोवाइड हुई नहीं, तो कोई सप्लाई ही नहीं है वहां पे, तो कोई जीएसटी लगेगा नहीं। ऑल्दो जो एयरटेल है वो तो अपनी बुक्स में इसको रेवेन्यू में काउंट कर लेगा, क्योंकि उसने कस्टमर को दे दिया, कस्टमर उसको 100 रुपये दे चुका होगा उस वाउचर के, तो उसके रेवेन्यू में काउंट होगा। बट ये जो ब्रेकेज है इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये सप्लाई ही नहीं है। देन अभी लास्ट ईयर जब ई कॉम ऑपरेटर्स के लिए आया था कि जैसे जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, जहाँ पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी गई। जो जोमेटो स्विगी हैं, उनके थ्रू अगर कोई फूड वगैरह सेल कर रहा है, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी डाल दी थी कि जो रेस्टोरेंट है वो लाइबिलिटी नहीं पे करेगा, ई कॉम ऑपरेटर्स जीएसटी पे करेंगे। अब कंफ्यूजन ये आया कि एक तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना खुद का जो टैक्सेबल सप्लाई है, प्लस ये वाला वैल्यू आ गया जिसके ऊपर आरसीएम में इनको बेसिकली टैक्स पे करना है, तो क्या उनको आईटीसी का भी रिवर्सल करना पड़ेगा क्या? तो क्लैरिफिकेशन ये आया है कि उसमें उनको आईटीसी का रिवर्सल नहीं करना है। वो उनकी सप्लाई नहीं है, उनकी सप्लाई तो बेसिकली वही थी टैक्सेबल सप्लाई, उनसे रिलेटेड कोई उनको आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है।
उसके बाद सर एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है, जैसे लेट्स से भारत फोर्ज है। भारत फोर्ज जो ट्रैक्टर होता है वो भेजेगा डीलर को, और डीलर से आगे किसान खरीदेगा। तो जो भारत फोर्ज और जो डीलर है उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है एक्स वर्स कॉन्ट्रैक्ट। उसका मतलब क्या है कि जो ओनरशिप है वो उसकी फैक्ट्री गेट पे ही ट्रांसफर हो जाती है। भारत फोर्ज जैसे अपने फैक्ट्री से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से भेजेगा या फिर डायरेक्टली ऐसे भेजेगा, उस फैक्ट्री गेट पे ही उसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जो कंपनी है वो डीलर के लिए हो सकता है कि इंश्योरेंस भी अरेंज करेगा उसके बिहाफ पे, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करेगा उसके बिहाफ पे, लेकिन उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी होती है एज पर देयर अग्रीमेंट। अब वहां पे इशू ये था कि जो डीलर है वो उसका आईटीसी कब ले सकता है। डिपार्टमेंट ये एलिगेशन लगा रहे थे कि आपकी जो सेक्शन 16 की कंडीशन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई आपको गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए सेक्शन 62 में, वो कह रहे थे कि आपको गुड्स तो सर रिसीव हो ही नहीं है आपके प्रीमाइसेस पे। 31 को, फॉर एग्जांपल 31 अक्टूबर को फैक्ट्री से निकला और 1 तारीख को आपके यहाँ पे पहुंचा, तो आप तो 1 तारीख को एलिजिबल थे, आप तो लास्ट मंथ में आप एलिजिबल ही नहीं थे। वहां पे इन्होंने क्लैरिफाई किया है उन केसेस में एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में ये मान लिया जाएगा कि गुड्स वहीं पे रिसीव हो गए हैं और आप उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से एलिजिबल हो जाते हैं आईटीसी अवेल करने के लिए। सर अब ये एक प्रोविजन लेके आ रहे हैं जहां पे इनका ये कहना है कि कुछ स्पेसिफिक गुड्स ऐसे हैं जहां पे टैक्स इवेजन होता है। वो उनका ये कहना है कि हम लोग एक यूआईएम लेके आएंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग पॉलिसी कुछ लेके आएंगे, जिसमें कि हम लोग उन गुड्स को ट्रैक करेंगे ताकि उनका टैक्स इवेजन ना हो। अब वो किस माध्यम से हो सकता है, वो अभी सारा प्रपोजल आना है। जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली, जैसे ये जैसे जो गुटखा वगैरह होता है जिन पे ये एक्साइज वगैरह लगता है, कुछ इस तरीके की तो टैक्स इवेजन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हो सकता है कि इनके जो रिस्क पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करें जहाँ पे टैक्स इरोजन इवेजन पॉसिबल है, तो उनमें ये यूआईएम लेके आने वाले हैं। अब सर एक क्या है जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। अब वो ऑनलाइन सर्विसेज किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो कोई गेमिंग सर्विसेज हो या कोई ऑनलाइन कोई बुक दे रहा हो या ऑनलाइन कोई OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज दे रहा हो। किसी भी तरीके की जो ऑनलाइन सर्विसेज होती है, या अगर मैं इवन टेलीकॉम सर्विसेज की भी बात करूं, तो क्या होता है जो रेसिपिएंट होता है उसकी पूरी डिटेल्स को ट्रैक नहीं करा जाता था पहले, कि रेसिपिएंट कौन है कहाँ पे लोकेटेड है कुछ नहीं पता लगता था। अब उन केसेस में पीओएस का जो रेजिडुअरी प्रोविजन है वो ये कहता है कि या फिर तो अगर आपको रेसिपिएंट का लोकेशन पता है तो पीओएस क्या होगा, दैट लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर आपको वो डेटा में अवेलेबल नहीं है देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर जो है वही आपका पीओएस हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। अब जितने भी ये असेसीज थे ऑनलाइन सर्विसेज वाले, वो मेंटेन नहीं करते थे और वो सिंपल सा क्या बोलते थे, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हमारा जो पीओएस हो जाएगा वो लोकेशन ऑफ सप्लायर यानी हमारा, हम लोग सीजीएसटी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। काफी सारे स्टेट्स ने इसमें पॉइंट रेज किया कि सर हमारा रेवेन्यू तो खत्म हो रहा है इससे, हमें तो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब ये प्रोविजन लेके आ रहे हैं कि आपके लिए ये मैंडेटरी हो जाएगा दैट यू हैव टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट, द स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट, कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके अकॉर्डिंग GST-R1 फाइल करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी रिटर्न फाइल करनी है, ताकि जो रिस्पेक्टिव स्टेट है वहां पे रेवेन्यू को मैप करा जा सके। सर एक जो सफारी रिट्रीट्स का जो सुप्रीम कोर्ट में जो फेवरेबल जजमेंट आया हुआ है, जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आप ले रहे हो फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग विच विल बी यूज फॉर रेंटिंग पर्पसेस, तो सफारी रिट्रीट्स में ये आया था कि आप उसका आईटीसी ले सकते हो। और बहुत छोटी सी चीज थी जिसका इंटरप्रिटेशन हुआ, उन्होंने ये बोला कि जो लॉ में जो बोलता है वो बोलता है जो एक्सक्लूड करा था उन्होंने, जिसका इनपुट नहीं मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ था प्लांट और मशीनरी, और जब नीचे एक्सप्लेनेशन आया कि प्लांट एंड मशीनरी, तो उन्होंने ये बोला कि जो नीचे जो डेफिनेशन है प्लांट एंड मशीनरी की, हम लोग ऊपर जहाँ पे एक्सक्लूजन है
उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, और उन्होंने बोला कि आपको आईटीसी मिलेगा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए। फेवरेबल जजमेंट आ गई है। अब गवर्नमेंट उस चीज को प्लग करने के लिए अमेंडमेंट प्रोविजन लेके आ रही है, और वो ये लिखने वाली है कि प्लांट और मशीनरी जहाँ पे लिखा हुआ है उसको प्लांट एंड मशीनरी कर दिया जाए, ताकि जो सफारी रिट्रीट्स के केस में जो फेवरेबल जजमेंट आई थी वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, एंड अगेन वो टैक्सेबल बन जाएगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है उसके अगेंस्ट भी, जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि दैट वी वांट टू गेट इट रिव्यूड। तो वो केस पेंडिंग ही है। और प्रैक्टिकली भी अगर कोई उस जजमेंट के बेसिस पे अगर कोई आईटीसी ले रहा है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक तरफ तो उस आईटीसी को लीजिए और हाथों हाथ उसको रिवर्स भी कर दीजिएगा। फिर जब आपके फाइनल जजमेंट आ जाएगी या प्रोविजन क्लियर हो जाएगा, तब आप उसको अवेल करिएगा। अभी आप उसको नेट में अवेल मत करिएगा। सर प्री डिपॉजिट के प्रोविजंस में रिलैक्सेशन आया कि अगर आप कोई अपील फाइल करें अपीलेट अथॉरिटी में विच इज रिलेटेड ओनली टू पेनल्टी, जहां पे टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन्होंने बोला कि 25% नहीं, अब आपका वो 10% हो जाएगा। और ट्रिब्यूनल भी अब, अभी तक तो जैसे सेटअप पूरा नहीं हुआ हुआ, हो जाएगा, तो वहां पे भी अगर पेनल्टी का कोई केस है, ओनली पेनल्टी, तो वहां पे 10% का प्री डिपॉजिट आपको करना है। आईएसडी सर मैंडेटरी होने वाला है, तो हमें उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है, क्योंकि काफी सारी एंटिटीज ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो ही ब्रांचेस हैं, तो असेसी छोटा ही है, लेकिन वो दिल्ली यूपी के चक्कर में वो दो रजिस्ट्रेशन तो ले लेता है। अब उसको आईएसडी लेना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉमन इनपुट। अब उन केसेस के लिए अभी क्या था, अभी खाली आईएसडी के प्रोविजंस में इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स की बातें होती थी, तो अब उसको अकॉर्डिंगली अमेंड करा जाएगा और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को भी उसमें डाला जाएगा। वो सारे जितने भी इनेबलिंग प्रोविजन है वो उसको डालेंगे। एक सर, जैसे कई केसेस में क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं। अब ट्रांसपोर्ट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसको वहां से अपनी को डिस्चार्ज करने के लिए, उनको लाइबिलिटी वगैरह डिस्चार्ज करने के लिए उनको एक बोला गया है कि आपको टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देंगे, जो कि आप यूज करोगे, जिससे आपकी आपकी सारी चीजें चलेंगी। आप टैक्स की पेमेंट करेंगे, और अगर आप अपील वगैरह भी फाइल करें तो वो सब कुछ उसी में ही कवर हो जाएगा। सो देर इज अ मैकेनिज्म इन विच दे आर इंट्रोड्यूसिंग टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर टैक्स पर्सन हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो सर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी तक जितने भी रिसेंट के जो अमेंडमेंट्स वगैरह थी वो मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो इनसे रिलेटेड सर अगर आपकी और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर। किसी साथी को सवाल हो तो पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए आप, मैं आपको कॉल करूँ। किसी को सवाल नहीं संबंध में? अमित गुप्ता जी, बलरामपुर, कोई सवाल नहीं आपका? हेलो जी सर जी। बोलिए। यस सर। एक सर जो जीएसटी ऑन रॉयल्टी, भट्टे की रॉयल्टी जो जमा होती है, हाँ, उस पे सर जीएसटी क्या पोजीशन बन रहा है? और सर किस चीज की रॉयल्टी है वो? भट्टे की रॉयल्टी से, भट्टे पे जो रॉयल्टी देनी पड़ती है। सर मैं भट्टा समझ नहीं पाया, किस चीज की वो रॉयल्टी पर्टिकुलर? ब्रिकलेन। ब्रेक यूनिट। खनन विभाग की रॉयल्टी जमा करना पड़ता है, तो रॉयल्टी पे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। वो जो गवर्नमेंट रॉयल्टी चार्ज लेती है, आप उस पर टैक्स देना पड़ता है आपको। जी सर, तो उस पे क्या जीएसटी जमा करना पड़ेगा? जी जी जी, वो तो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ले रही है ना पेमेंट आपसे। वो जो रॉयल्टी ले रही है आपको, जो आप खनन करने के लिए, मिट्टी खनन करने के लिए जो जी आप सर। कर हाँ रहे हैं, ब्रिक क्लीन के लिए मिट्टी का आप खोदते हैं, हाँ हाँ। पे जो नगर पालिका है या जो ग्राम पंचायत है खनन जहाँ विभाग, पे, खनन विभाग है सर जी। हाँ, खनन विभाग का है, जी वो सर। उसको देगा। वो रॉयल्टी पे टैक्स लेगा? हाँ, जीएसटी लेगा 18%। अच्छा ठीक है सर जी, तो जमा करा दिया जाए उसको। हाँ, कराना पड़ेगा जी। तो कब से सर जमा करा, नए साल के लिए पुराने साल के लिए? जब जब से मांग रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा, पुराने की छूट 2005? मिलेगी।
2005 से मांग रहे हैं सर जी। 2005 में तो वैट था, 2005 में तो जीएसटी था भी नहीं। सर थोड़ा क्लियर करके बताइएगा सर जी इसको। संजय भटनागर भाई, आपको आइडिया है संजय भाई? सर अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है, हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है सर। अभी ये मैटर इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है सर। अभी और आप क्या जमा कर रहे हो अभी? हाँ, वो मांग रहे हो सर। 2005 से कैसे मांग लेंगे? 2017 में जीएसटी है, अभी भी उस पर डिसाइड नहीं है सर, तो कैसे मांग रहे हैं अधिकारी? उसका जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, उसकी कॉपी दे दीजिए। देखिए मेरे पास मिला तो मैं भेज दूंगा लालचंद जी को। लालचंद जी, मेरा नंबर शेयर कर लीजिएगा भाई साहब संजय भाई से। ठीक है सर जी, थोड़ा डिस्कस करके डालिएगा सर जी व्हाट्सएप पर। ठीक नहीं नहीं, सर। आप लालचंद जी, नंबर है आप पे संजय भटनागर जी का? नहीं नहीं सर जी, नंबर तो नहीं है हमारे पास। आप नंबर मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है सर जी, धन्यवाद, ले लेंगे लेकिन नंबर। आप डिस्कस कर लीजिएगा, आपको ये हाई कोर्ट का ऑर्डर दे देंगे। ठीक है सर जी, ठीक है। वरना वो प्रांजल से आप पूछ लीजिएगा, प्रांजल बता देगा आपको। ठीक है सर जी, ठीक है, ठीक है। और किसी कोई ओके सवाल धन्यवाद। भाई का? रवि अरोड़ा जी, आज बहुत दिन बाद आए हो आप, आपको कोई सवाल है? ये मैंने ये डिस्कस करना था अपना, जो टेम्परेरी आईडी बोल रहे हैं, जी। सिर्फ किस ट्रांसपोर्टर के लिए है या वैसे भी जैसे किसी दूसरी स्टेट में जमा करवा देते हैं कोई अपना टेम्परे, हाँ वो भी हाँ टेम्परेरी आईडी पे अपना अमाउंट जमा कर लेते हैं, पेनल्टी वगैरह, उसमें हाँ अपील हाँ डाल देते हैं हम। हाँ, बेसिकली अगर आप दूसरे स्टेट में भी जाके पेमेंट करें उनके लिए भी है। ट्रांसपोर्टर खाली एक एग्जांपल है। हाँ, कोई भी ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर उस स्टेट में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन आपको पेमेंट वहां पे करनी पड़ रही है, तो आपको एक टेम्पररी नंबर दे दिया जाएगा। वो तो पहले भी बना देते थे टेम्परेरी आईडी, अगर वो किसी दूसरी स्टेट में रजिस्टर्ड भी है तब भी वो टेम्परेरी आईडी बना के उस पे पेनल्टी जमा करते थे। सर रवि सर, वो इसीलिए कराया जाता था क्योंकि वो टेम्परेरी आईडी आपके जीएसटी के बेस पे बनती थी, कि हाँ, कल को आप जब वहां जाके अपील करेंगे और कोई रिफंड होगा तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आए। वो टेम्परेरी आईडी के थ्रू ही आ जाता था, उसमें बैंक नहीं अकाउंट सर, ऐड कर हाँ, देते। वो सर वो टेम्परेरी आईडी फैच होती थी आपके अकाउंट से, और आप ही की फर्म का अकाउंट लगाना पड़ता था उसमें, बैंक हाँ, अकाउंट नंबर। हाँ जी, हाँ, ये इसीलिए पर्पस दिया गया है सर, ठीक, टेम्प आईडी दूसरे स्टेट में लगाने में। हाँ जी, हाँ, जी। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी भाई को सवाल हो? आईफोन से जो है सर, आपको कोई सवाल है क्या टोपी वाले जो है? जी सर। हाँ बोलिए, हेलो कोई सवाल बोलिए। सर, नमस्कार। नमस्कार जी, तो बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हमारे 73 के ऑर्डर में 2 इशू थे। हेलो। जी बोलिए सर। जी सर। जी। तो सर अपील फाइल की, उसमें एक इशू तो ठीक था 2A और 3B के डिफरेंस का, वो हमने जमा कर दिया आईटीसी का। और एक था 42-43 का रूल का। ठीक है। और सर वो वहां से वेव ऑफ कर दिया उन्होंने, मतलब छोड़ दिया उसको 42-43 को। और एक हमने इशू जो पहला था वो डीआरसी से जमा कर दिया। बट उन्होंने अपील में पेनल्टी नहीं छोड़ी सर, 20,000 रुपए। ठीक है। तो सर अब इसके लिए SPL02 फाइल होगा सर, या वहीं पर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन डलेगी? नहीं सर, मेरे हिसाब से आप SPL2 में जा सकते हैं, सर क्योंकि आप SPL2 में वो आगे नहीं बढ़ा रहा सर उसको, वो ये कह रहा है कि या तो आप, अगर आपने अपील फाइल करी हो तो आप उसको विड्रॉ करो। अपील सर पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी पेंडिंग है अपील? नहीं, पेंडिंग नहीं है सर, बस उसमें उसमें पेनल्टी डिसाइड हो नहीं गई ना छोड़ी आपकी है। अपील? तो आप जी डिसाइड होगी सर, उसका ऑर्डर का डिटेल डालिए। सर, ये आगे बढ़ा ही नहीं रहा ना। अब देखिए मैंने SPL02 खोल रखा है यहाँ पे। यहाँ पहला ऑप्शन है, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल से डिमांड इशू हुई है। वेदर हम्म। एनी अपील एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर, यहाँ पे मैंने यस कर दिया। वेदर एनी सर उसको एप्लीकेशन नो रखो, फाइल्ड। जी। उसको सर नो रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर आप डाल रहे हैं ये डिसाइडेड ऑर्डर है और इसके अगेंस्ट में और कोई अपील फाइल नहीं हुई है। अच्छा। उसको आप नो बट सर जो रखिएगा। इसको नो रखूं, हाँ सर, फिर तो बढ़ा देगा इसको आगे वो। हाँ, बिकॉज किसी भी स्टेज पे अपील पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये डाल दिया ना कि मैंने अपील फाइल कर रखी, यस, तो इसका मतलब है कि केस पेंडिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, यहाँ आपको या यहाँ फिर थोड़ा तो कंफ्यूजन पीछे था मेरे जाके को। विड्रॉ करना पड़ता है या फिर आगे जाके ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, बीच में नहीं रह और सकते। सर और सर एक बात और थी कि पेनल्टी यहाँ पर जो ऑफिसर ने लगाई थी वो लगाई थी 10,000। हम्म। 5,000 IGST, 2,500 CGST और 2,500 SGST। और सर वहां पर उन्होंने CORS में 10,000 उसको बढ़ा के 20,000 कर दी। तो सर उस केस में तो पहले रेक्टिफिकेशन डालना पड़ेगा ना। सर वैसे तो मतलब बढ़ा सकते हैं वैसे सर, वो मेरे ख्याल से बढ़ा तो मैं भी सकते हैं। मैं भी वही बड़ा बोलने वाला था कि अपेलेट
अथॉरिटी के पास तो उतनी पावर होती है जितना कि नोटिस में एलिगेशन लगाया गया है, जी जी। उसके ऊपर जाके वो बढ़ा नहीं सकते डिमांड को। अब बढ़ा दी सर हमारी तो। तो सर वो मेरे हिसाब से तो देखो ठीक तो नहीं है वो। उसमें रेक्टिफिकेशन फाइल कर देते हैं ना सर APL 04 में जाके। आप आप अपना सर हाई कोर्ट को जाओ ना, जी हाई कोर्ट जाओ ना आपके उसके अपील के अगेंस्ट। सर 20,000 रुपए के लिए क्या हाई कोर्ट जाए? पहले पहले ना हमने उसमें रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन डाली है, अभी पहले देखते हैं वहां पे क्या होता है। सर एक और चीज है, अगर आप रेक्टिफिकेशन में जा रहे हैं तो फिर आप इधर एमनेस्टी में नहीं आ पाएंगे। जी जी जी। और अगर आपका मैटर एमनेस्टी के लिए एलिजिबल है तो आप डायरेक्टली यहीं से फिर बेनिफिट ले लीजिए। तो सर ये बढ़ गया ना एक्चुअली, यहाँ पर तो उन्होंने 10 लगाए थे, अब वहां पर बढ़ा दिया अपील अथॉरिटी ने। सर ये कहेंगे कि अ, जो है 20 की एमनेस्टी कैसे देंगे सर, ये दे देंगे? सर पूरी हाँ छूट हाँ जाएगी आपकी, अच्छा अच्छा। पूरा पूरा छूट जाएगा। वैसे सर पावर है अपीलेट लेवल को कोई तो भी सर हमें वैल्यू और बढ़ाने रेक्टिफिकेशन, की एज पर एक्ट। संजय और भाई, यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी ने बढ़ा दिया। बढ़ा दिया है सर, आप मगर आपको जब ये स्कीम आ गई इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, पूरा पूरा छूट जाएगा। सर अगर रेक्टिफिकेशन डाल दिए तो अब क्या करना चाहिए? रेक्टिफिकेशन कहाँ डाली है आपने? अपीलेट ये लेवल पे, जी जी जी, उसे विड्रॉ कर लीजिए। उसे विड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर एमनेस्टी डाल देते हैं, नो करके बिल्कुल, अपील का ऑप्शन। जी 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 बिल्कुल। यदि ठीक केवल ठीक ठीक। पेनल्टी अमाउंट रह गया तो बिल्कुल विड्रॉ कवर हो जाएंगे आप इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखिए राकेश गुप्ता जी, बलरामपुर। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। सर ये मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि कंपोजिशन डीलर का व्यापारी अगर ट्रांसपोर्ट का सर्विस लेता है तो क्या उसको भी RCM में जमा करना पड़ेगा सर? सर कोई रिलैक्सेशन तो है नहीं, तो उसको आरसीएम तो पे करना पड़ेगा। उसकी ITC तो उसको मिलेगी नहीं सर? नहीं सर, आईटीसी नहीं मिलेगी उसकी। सर वो आरसीएम के अंदर उस पर चार्जेज लाइबिलिटी है, रिवर्स चार्ज में देना है, उसे जमा करना पड़ेगा थैंक यू सर। जीटीए में। जी जी जी। सचिन कुमार मिश्रा जी, सीतापुर। सचिन जी मिश्रा सर, जी, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी सर, नमस्कार। मिश्रा सर, बोलिए सर। सर ये मेरा क्वेश्चन यही है, जो GRC 03A है ना सर, ये पार्टी ने पहले एक सेट में कर रखा था, तो ये जा नहीं रहा सर, ये कैसे होगा ये? इसलिए SPL 02 फाइल नहीं होगा, कैसे करना पड़ेगा? सर आपकी आवाज कट गई थी, मैं सुन नहीं पाया। अब आ रही सर आवाज? हाँ, हाँ आ हाँ। रही। मैं सर ये बोल रहा हूँ, जो GRC 03A में जो अपना पुराना GRC 03 जो कर रखा है ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्चार्ज एक सेट के हम्म अगेंस्ट, सर हम्म। वो वहां पे उठा नहीं रहा ना, उसको कैसे हम लोग सेट ऑफ करेंगे एमनेस्टी में जाने के लिए? सर जो अपने प्रोविजन है उसमें तो ये है कि भाई अपने को 3A से लिंक करना है। बेसिकली मेरे को DRC 03A फाइल करना पड़ेगा, उसमें DRC 03 की सारी डिटेल डालेंगे और फिर उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर वहां पे नहीं प्रैक्टिकल। उठा रहा ना सर, वो तो वॉलंटरी हो या तो ऐसे हो तभी लेता है, और रीजन में वॉलंटरी नहीं है ना मेरे में, जो उनका रखा इकसठ के अगेंस्ट कर रखा है ना, ऑर्डर के अगेंस्ट। सर आप सर अपनी असेसिंग अथॉरिटी से मिलकर उसे चेंज करा लीजिए, पास ऑर्डर करा लीजिए, वो चेंज कर लेगा, उन पे अच्छा सर, एम्पावर्ड है। वहां से चेंज कराना पड़ेगा? जी वहां से करा लेंगे, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है सर। और किसी को सवाल हो? लालचंद जी, बोलिए। सर जी जो अपील किए थे 10% जमा करके, वो छूट गया है, तो उसको रिफंड लेने के लिए सर क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? सर वो तो जो रिफंड में जो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं, अपने को जी। उसी में से सिलेक्ट करना है। अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन है इसका तो ठीक है, नहीं तो फिर अदर में जाके अपने को रिफंड फाइल करना है। अच्छा, वो जो प्रोविजन दिया गया है फॉर्म का, हाँ, अगर कोई जो स्पेसिफिक प्रोविजन है ऐसा कि जो अपील वाला जो रिफंड है तो हमें उसमें डालना है, अदरवाइज अदर में डाल के हमें उसको रिफंड लेना है। जी सर, जी सर, उसके लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा? हाँ हाँ, ऑनलाइन 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 एप्लीकेशन। ठीक है सर जी। पृथ्वी असोल साहब। पृथ्वी असोल साहब, बैतूल, मध्य प्रदेश। जी सर, सवाल नहीं था सर, दीपक जी से रिक्वेस्ट थी स्क्रीन शॉट कर ले तो उनका चेहरा दिख जाता सर, दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड सर। शैलजा मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? शैलजा मैडम, बोलिए। जी सर। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमने डिमांड पोर्टल पे सेट ऑफ कर दी, उसके लिए हम उसमें कहाँ कैसे जाएंगे? 128 में एमनेस्टी स्कीम में हमने डिमांड तो सेट ऑफ कर दी, पेनल्टी और वो रह गया इंटरेस्ट, तो हाउ कैन वी गो फॉर दैट 128 में? उसके लिए कोई अपील तो नहीं कर रखी आपने? नहीं, अपील नहीं, जो अपील थी वो तो मेरे दो अपीलें थी, वो तो मैंने विड्रॉ कर ली।
मेरे 2 मेटल ऑर्डर जिसको मैंने वहाँ पर पोर्टल पे सेट ऑफ कर दिया है डिमांड को। जो डिमांड आती है पोर्टल पे लेजर की, जी हाँ मैंने सेट ऑफ कर दी डिमांड, बट पेनल्टी और वो मेरी पेंडिंग पड़ी है, तो उसके लिए कैसे? क्योंकि वहां पर तो सिर्फ लेजर में दिखाई देता, अदरवाइज तो कोई चीज आती नहीं उसके लिए। जी सर। सरसों की है सर। दीपक सर, मैडम का कुछ सवाल का जवाब। सर मैं सवाल समझ नहीं पाया। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने डिमांड को सेट ऑफ कर दिया है, ठीक है? जी, जो डिमांड आता है ना उसमें लेजर में डिमांड आता है हमारी की भी डिमांड आपकी है, तो वो हमने कि आप विलिंग टू मतलब इसको सेटल, तो हमने वो सेटल कर दी डिमांड। ठीक है। बट टैक्स को हमने कर दिया सेटल, लेकिन हमने इंटरेस्ट और पेनल्टी को नहीं किया था, वो हमारी अभी भी पेंडिंग है। हाँ मैम, उन्हीं केसेस के लिए तो बेसिकली हम लोग एलिजिबल हैं। सर बट वो मैंने DRC 03 से नहीं किया, मैंने पोर्टल पे ही कर दिया सेट ऑफ। पोर्टल आपने पे इनका पोर्टल पे डिमांड सेट के ऑफ लिए कैसे किया होगा? मैडम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल मिलेगा आपको। वहां पर अपने आप लाइबिलिटी में उतने ही केवल पेनल्टी और इंटरेस्ट का पोर्शन शो हो रहा होगा, वो जी, अपने आप अप्लाई कर देंगे, अपने आप वो ले लेंगे, वेव हो क्योंकि जाएगा। जो हम सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ का सिर्फ लेजर में इम्पैक्ट आता है, अदरवाइज मैम कहीं पर भी मैम नहीं आप आता। देखिएगा, जब आपने सेट ऑफ किया होगा तो एक आईपी करके उसका एआरएन जनरेट होता है, हाँ आईपी बिल्कुल, करके। ARN उसका लिंक जनरेट है उसमें जी लेजर में, जी जी, आईपी करके जो आएगा उसे लिख के दे दीजिएगा। तो वो हम निकाल करके रखे अपने पास जी जी लेजर में। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक रविंद्र निगम साहब है, इन्होंने कोई सवाल पूछा है। पार्टी ने जीएसटी में सोना खरीदा, अब हम अपनी रिवर्स कर देते थे, पर अब एक्सेप्ट करके रिवर्स करें या रिजेक्ट कर दिया जाए? मतलब इनपुट ये ले लेते थे क्या, वो कह रहे हैं? जी, पार्टी ने जीएसटी में सोना खरीदा, हम्म। हम अभी रिवर्स कर देते थे, ठीक है। पर अब एक्सेप्ट करके रिवर्स करें या रिजेक्ट कर दिया जाए? हाँ सर, एक्सेप्ट करके रिवर्स करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट की तरफ से ही है बेसिकली। वो ये कह रहे हैं कि जो जीएसटी 2A या 2B में जितने भी इनवॉइसेस आ रहे हैं, हमें उनका रिकंसिलिएशन करना है। हमें तो एक तरीके से वो बोलते हैं ना कि भाई 100 का 100 मेरे को ये पता करना है कि भाई ये तुमने लिया या नहीं लिया, तो तुम पहले 100 रुपये अवेल करो, और उसमें से अगर 10 रुपये का इनपुट था तुम्हारा सोना का, तो तुम उसको फिर नीचे रिवर्स करो। तो अवेल आप पूरा करेंगे उसको, और फिर नीचे उसको वापस रिवर्स करेंगे। नेट ऑफ करके नहीं डाले, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में 3B में डालते थे नेट ऑफ करके। पृथ्वी असूल साहब, बैतुल मध्य प्रदेश, वोट ऑफ थैंक्स करें, फिर राष्ट्रगान करें। आप राष्ट्र, मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, अपने माइक्रोफोन म्यूट रखिएगा राष्ट्रगान पे, और सभी अपने सीटों पे खड़े हो जाए राष्ट्रगान समय। जी, सभी अधिवक्ता मित्रों को मेरी ओर से नमस्कार। समापन की संध्यासी बेला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और मैं अपनी ओर से, अपने मित्र अधिवक्ता की ओर से, तथा आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री दीपक कुचेरिया जी, उनने जो आज हमें नॉलेज दिया, हमारा ज्ञान अर्जन कराया, हमारी ओर से, हमारी मित्र वक्ताओं की ओर से हम उनका, सरस्वती पुत्र श्री दीपक कुचेरिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए हम माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं वो हम पर कृपा बनाए रखें। दीपक जी, जो आज आपने बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बारीक नॉलेज दिया, और हम शर्मा जी से गुजारिश और करेंगे कि इसी प्रकार आपको और बुलाएं और हमारा ज्ञान अर्जन कराएं। 2-3 साल बाद आए हैं। जी सर, और बहुत फैक्चुअल स्थिति बताई सर, जो बारीकियां बताई ना हमने आज, और अभी जो काम की चीज है जो आने वाली है, उसके लिए उन्हें हमारा ज्ञान अर्जन कराया। तो दीपक जी, आपके लिए बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब समापन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे सेमिनार के प्रथम सत्र के वक्ता श्री अंकित गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंकित जी, जो हमारे ओपनिंग में हमारा ज्ञान अर्जन कराते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, अंकित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। समापन के इस बेला में श्री शैलेश विश्वकर्मा जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ाते हुए श्री संजय भटनागर जी सर, आपका भी बहुत बहुत आभार।
इसके अलावा विशेष तौर पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे हमारे इस वेबिनार, सुंदर सी जो वेबिनार होती है, उसके जनक श्री हर्ष शर्मा जी, जो एक अद्वितीय पर्सनालिटी है साहब, जिनने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है और ऐसे नाया भिरे लाकर हमारा रोज ज्ञान अर्जन कराते हैं। इनके लिए तो हम हमारी ओर से, हमारे मित्र वक्ताओं की ओर से बहुत बहुत इतना आभार करेंगे सर कि जो कहना चाहिए हम हमारी जुबान से नहीं कह पा रहे हैं। पर सर आपका बहुत बहुत आभार, आप जो हमारे लिए मेहनत करते हो, इसके लिए बहुत सभी की ओर से शुक्रिया, सभी की ओर से आभार सर। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हुए सर, इस वेबिनार में जो ज्वाइन हुए हमारे मित्र अधिवक्ता गण मातृशक्ति, जिनने बड़े धैर्य से हमारे मुख्य वक्ता श्री दीपक कुचेरिया जी को बहुत ध्यान से सुना, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और इसके अलावा जो मेरे मित्र व अधिवक्ता गण कोई रह गए हों, और अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, सभी का आभार, सभी का धन्यवाद, सभी का साधुवाद। सभी को धन्यवाद सर। समापन की बस अंतिम बेला है, इसमें मैं सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाईली राइज, आपने इतना बढ़िया सर आज समझाया लोगों को सर, मतलब कितना क्लियर कर दिया सर आपने बच्चों की तरह। सर ये आपका बड़प्पन है, मेरी तो नॉलेज बहुत कम है सर, सारे सीनियर्स बैठे हैं मेरे यहाँ तो पे। बढ़िया, हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे बहुत चीजें जी। देखिए मतलब इतने सब डरे डरे से बैठे हैं सब क्लास में बच्चे कि हिम्मत नहीं हो रही लोगों की सवाल पूछने की सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी। नहीं सर, थोड़ा जल्दी जल्दी से हमें टाइम दे देंगे सब, हम लोग तो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, एवरी हफ्ते मतलब सैटरडे पढ़ते हैं सब, बैठते हैं सब लोग। बिल्कुल सर, जल्दी आपके लिए, आपके पैनल पे आना वैसे ही बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, तो मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि मैं सर जल्दी से जल्दी आपसे जुड़ता रहूं। और ठीक सर, सो काइंड ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट एवरीवन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आप लोग।